Hi, dear students. Hopefully, you all will be very fine and enjoying the taste of preparation. Uh, let's start the part B of model paper that we have started yesterday. And I have made a mistake yesterday, तो वहीं से स्टार्ट करते हैं. क्वेश्चन नंबर 30 जो था बेसिकली हुआ ये कि मेरी मैथमेटिक्स बहुत वीक है. आई हैव टोल्ड यू कि मैट्रिक में मेरी मैथमेटिक्स में सप्ली थी, तो बड़ी मुश्किल से ही पास हुई थी, तो मैं अक्सर माइनस प्लस इग्नोर कर जाता हूँ. तो हुआ ये कि दैट वाज अ सेविंग फंक्शन जो मैंने आपको बताया था, दैट इज़ गिवन एज -1 प्लस 30y, दैट इज़ द सेविंग फंक्शन. तो अब इसमें से हमने निकालना था APS, और APS और APC क्योंकि इक्वल टू 1 होते हैं तो APS मिल जाएगा, तो हमें APC ऑटोमेटिकली फाइंड आउट कर लेंगे. तो क्वेश्चन में उसने APC पूछा है, बट क्योंकि हमारे पास सेविंग फंक्शन गिवन है तो हमें इनडायरेक्टली इधर तक पहुंचना था. तो आपने करना ये था कि उसने आपको y की वैल्यू दी हुई थी 10, तो APS इज़ S/y. तो आपने क्या किया, इसको भी आपने डिवाइड कर दिया 10 से, यहाँ भी डिवाइड कर दिया 10 से. सो ये बेसिकली आपके पास था 0.3y, शायद बिल्कुल ऐसे ही है 0.3y, मैंने पॉइंट कर दिया 0.3y. सो तो ये कुछ यूँ बन गया कि -1/10 प्लस 0.3 इंटू 10/10, 10 से कैंसिल आउट हुआ, तो ये यहाँ पे आएगा 1 मल्टीप्लाई बाई 0.3 आ जाएगा. तो ये आ जाएगा आपके पास आंसर -0.1 प्लस 0.3, तो आपके पास बचेगा 0.2. एंड नाउ दिस इज़ योर APS. सो APS इज़ अगर दिस, तो APC वुड बी 0.8 और आपका आंसर होगा C. सॉरी, कैमरे से मैं नीचे ले गया था. दिस इज़ योर आंसर C. ये कैलकुलेशन ऐसे है, थैंक्स टू द स्टूडेंट्स जिन्होंने मुझे टाइमली जो है वो मिस्टेक के बारे में बताया. एंड नाउ वी विल मूव फर्दर. तो C आपके पास ये आंसर है 0.28. दिस इज़ योर APC जो उसने पूछी है. ओके, मैं वैसे आपको एक बात बताऊं कि यूजुअली जब PPSC वाले पेपर उठाते हैं या पेपर बनाते हैं, जिस भी टीचर को भेजते हैं, लाइक मैं भी गवर्नमेंट का प्रोफेसर हूँ, गवर्नमेंट कॉलेज में हूँ, फेडरल गवर्नमेंट. तो यूजुअली जब हमें पेपर भेजे जाते हैं किसी भी बोर्ड के या किसी भी मकसद के लिए, NTS की तरफ से पेपर आते हैं, तो हम भी सुपरमैन तो है नहीं, तो हमने भी MCQ किसी न किसी जगह से डाटा बैंक से उठाने होते हैं. थोड़ी सी उसमें मॉडिफिकेशन करते हैं, लाइक 50% अपनी तरफ से बना लेंगे, 50% मॉडिफिकेशन कर लेंगे. सो ये क्योंकि पेपर ऐसा है जिसके आंसर की अवेलेबल ही नहीं है, आई थिंक ये 2 पेपर हैं, तो ये दोनों मैं ही डिस्कस करूँगा. तो ऐसे MCQ, ऐसे जो क्वेश्चंस होते हैं वो उनके लिए बड़े वाइटल होते हैं पेपर बनाने वाले के लिए. वो कहेगा अच्छा ठीक है जी, स्टूडेंट के पास तो एक्सेस नहीं थी और स्टूडेंट ने इसकी प्रैक्टिस भी नहीं की होगी, तो वो क्या करेगा, यहाँ से MCQ आपको दे देगा. थोड़ी सी अगर मॉडिफिकेशन करनी हो या एज इट इज़ देने, तो इस वजह से आपने ये ज़रूर करना है. ओके जी, तो द क्वेश्चन इज़ व्हाट कंडीशन फॉर ट्रैपिंग बाय नेल्सन आर. अच्छा, नेल्सन का जो लो लेवल इक्विलिब्रियम ट्रैप है वही जो मैंने माल्थस का आपको लेटेस्ट वीडियो अपलोड की थी मैंने डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स के ऊपर, तो वहाँ पर आपने लो लेवल इक्विलिब्रियम पॉपुलेशन ट्रैप बनाया था, दैट वाज लाइक दिस. और उसके अंदर होता ये है कि लाइक ये कुछ यूँ था, तो आई थिंक इसी तरीके से कुछ है, वो डायग्राम आप देख लीजिएगा. लेकिन बात वहाँ पर जो बताई गई है कंडीशन फॉर ट्रैपिंग बाय नेल्सन, वो होता क्या है, लो लेवल इक्विलिब्रियम पॉपुलेशन ट्रैप है. उसकी कंडीशंस पूछी हैं, हाई कोरिलेशन बिटवीन द लेवल ऑफ पर कैपिटा इनकम एंड रेट ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ, अ लो प्रोपेंसिटी टू डायरेक्ट एडिशनल पर कैपिटा इनकम, स्कार्सिटी ऑफ अनकल्टिवेटेड एरिया लैंड एंड ऑल ऑफ अबव. तो ऐसे है कि ये चारों ही ठीक है, लाइक तीनों, ऑल ऑफ अबव आर कंडीशन फॉर ट्रैपिंग इन नेल्सन. तो नेल्सन का मॉडल मैं आपको दिखाता हूँ. बेसिकली हुआ ये कि MCQ बनाने वाले ने क्या किया, पहले तो मैं आपको डायग्राम दोबारा से याद करा देता हूँ कि वो जो मैंने आपको कराई है, दैट वाज द डायग्राम दैट इज़ गिवन हियर.
ओके। और ये लो लेवल इक्विलिब्रियम पॉपुलेशन ट्रैप वाली जो डायग्राम है उससे मिलती जुलती है। लाइक देयर आर टू आपके पास ये ट्रैप्स हैं, तो वो डायग्राम आप उधर से देख लीजिएगा। ये तो ए हमीद शायद चाचा इकनॉमिक्स की ये बुक है, लेकिन मैंने फाइंड आउट कर ही लिया। मैं वैसे ये बुक रखता ज़रूर हूँ इस तरह की, लाइक इसके अंदर सारी चीज़ें काफ़ी मिल जाती हैं, तो मुझे मिल गया मॉडल भी। तो ये देखें कि ये जो अजम्पशंस दी हुई हैं, ये ही अजम्पशंस एज इट इज़ जो नेल्सन मॉडल के अंदर दी हुई थी वो ये हैं आपके पास। तो दीज आर बेसिकली अजम्पशंस, ठीक है, या कंडीशंस फॉर ट्रैपिंग द नेल्सन। सो ये सारी की सारी कंडीशंस में आ जाते हैं। तो ये जो ट्रैप है नेल्सन का, इससे हम निकल कैसे सकते हैं? लो लेवल इक्विलिब्रियम पॉपुलेशन ट्रैप जो आपके पास है, या लो लेवल ऑफ इनकम ट्रैप से कैसे निकल सकते हैं? तो आपके पास क्या है जी, ऑप्शंस देखते हैं। फैक्टर एस्केपिंग लो लेवल इक्विलिब्रियम ट्रैप आर देयर शुड बी फेवरेबल सोशियो पॉलिटिकल इन्वायरमेंट इन द इंडस्ट्री, बिल्कुल सही बात है। द रिक्विजिट मेथड शुड बी अडॉप्टेड टू चेंज डिस्ट्रीब्यूशन, तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम भी होनी चाहिए। इम्प्रूव टेक्नोलॉजी, बिल्कुल ये भी होनी चाहिए। तो ये सारे ही ऑप्शंस हैं किसी भी कंट्री के लिए ट्रैप से निकलने के लिए जो कि लो लेवल ऑफ इक्विलिब्रियम पर होता है। सो द नेक्स्ट MCQ इज अकॉर्डिंग टू माल्थस पॉपुलेशन इंक्रीज बाय व्हाट? सिस्टमैटिक, अरिथमेटिक, जियोमेट्रिक, ऑटोमेटिक। ठीक है जी। तो ये अगर आप देखें तो दिस इज बेसिकली जियोमेट्रिक रेट्स 1 2 4 8 16 32 एंड सो ऑन। सो ये तो बहुत बेसिक सी बात है, ये आपको पता ही है, इसके अंदर कोई इतना डिफ़िकल्टी नहीं है। नेक्स्ट MCQ इज़, ये क्लियर ही नहीं था, इसके अंदर कुछ बात पूरी, कोई स्टेटमेंट मिसिंग है, टाइपिंग में मिस्टेक है, तो इसलिए इसको छोड़ देते हैं। इन केस ऑफ इम्परफेक्ट कंपटीशन द MRPL इज डिमांड फॉर लेबर। ओके, अ डाउनवर्ड स्लोपिंग डिमांड कर्व एग्जिस्ट फॉर, अ डाउनवर्ड स्लोपिंग डिमांड कर्व एग्जिस्ट फॉर। देखिए डिमांड कर्व होता क्या है बेसिकली, ये जो AR को ही डिमांड कर्व कह रहा है। तो AR तो हॉरिजेंटल होता है परफेक्ट कंपटीशन में, और डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है मोनोपोली में या इम्परफेक्ट कंपटीशन में। अ मोनोपोली बट नॉट परफेक्ट कम्पिटिटिव फॉर्म, अ परफेक्टली नो, ये नहीं हो सकता। बोथ मोनोपोली नो, नाइदर नो। तो ये आपके पास A आंसर है आपके पास। सो मैं आपके पहले ही बता दिया, तो AR इज़ द डिमांड कर्व और ये आपके पास MR है। ओके, इफ़ VMP for labor is greater than MRP of the product and there is no government intervention, you can conclude that underlying market structure is, अच्छा जी, VMPL is equal to what? Marginal productivity of labor times price, जबकि आपके पास जो MRPL है वो होता है मार्जिन रेवेन्यू प्रोडक्ट ऑफ लेबर टाइम्स प्राइस। सो बेसिकली एज P is always equal to AR एंड AR इज़ ग्रेटर देन MR, ठीक है जी। तो ऐसी सिचुएशन में अगर इधर भी देखें तो आपका MR कम है P से। सो ये कंडीशन जो VMPL वाली बनती है ये परफेक्ट कंपटीशन में बनती है कि VMP ग्रेटर देन MRP होता है। नो 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 नो, सॉरी, VMP फॉर लेबर ग्रेटर देन MRP फॉर लेबर। परफेक्ट कंपटीशन में तो VMP और MRP में कोई डिफरेंस ही नहीं होता। वेरी सॉरी, ये नहीं है, वेरी सॉरी, मैंने पहले आंसर नहीं देखे होते, ठीक है। तो मैं एट द स्पॉट ही टाइम थोड़ा सा निकालता हूँ, और उसमें फिर ये है कि आपके साथ जस्ट एज ए फेस टू फेस टाइप डिस्कशन चल रही होती है, तो इस वजह से मिस्टेक हो सकती है। ओके, तो क्या हुआ कि इट इज़ अ मोनोपोली, कंफर्म मोनोपोली। वाई? देखें अभी ये लॉजिक में दे भी चुका था कि AR इज़ ग्रेटर देन MR, दैट इज़ वाई योर VMP इज़ ग्रेटर देन MRP फॉर लेबर। तो ये है सिचुएशन मोनोपोली के अंदर, बिकॉज AR इज़ ग्रेटर देन MR। तो ये मैंने इसलिए दोनों का फार्मूला भी लिख दिया, MRP ये दोनों का। अच्छा जी, आगे चलते हैं जी। हाँ जी, तो ये है जी, द पीरियड्स ऑफ लेस देन फुल एम्प्लॉयमेंट कॉरस्पॉन्ड टू। जब आप लेस देन फुल एम्प्लॉयमेंट पे होंगे तो इसका मतलब है यू आर बिलो योर प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर, लाइक देयर एरिया। तो ये सिचुएशन पॉइंट आउटसाइड, नो पॉइंट इनसाइड द PPF, दिस इज योर आंसर।
Which of the following would lead to rise in the market price of fixed interest securities? Which of the following would lead to rise in the market price? तो प्राइस ऑफ फिक्स इंटरेस्ट सिक्योरिटीज़, ठीक है जी, प्राइस ऑफ सिक्योरिटीज़ कह लेते हैं, फिक्स इंटरेस्ट वाली हो गई। ओके तो ऐसी सिचुएशन है कि आप फॉल इन द इंटरेस्ट रेट, फॉल इन द इंटरेस्ट रेट, मार्केट में इंटरेस्ट रेट डिक्रीज हो गया, ठीक है, इन सिक्योरिटीज पे कोई असर नहीं पड़ा तो इनकी डिमांड बढ़ जाएगी। आंसर यही, आगे चलते हैं। अ फॉल इन द सप्लाई ऑफ मनी, अ फॉल इन द सप्लाई ऑफ मनी विल इंक्रीज द रेट ऑफ इंटरेस्ट, ठीक है, तो इनके ऊपर फिर कोई असर नहीं पड़ने वाला, इनकी प्राइस पे कोई, प्राइस तो राइज तब होगी जब इनकी डिमांड बढ़ेगी। डिमांड कब बढ़ेगी? जब फिक्स इंटरेस्ट जो सिक्योरिटीज़ हैं, मतलब इन पे इंटरेस्ट रेट तो फिक्स मिल रहा है, वो तो चेंज नहीं हो सकता, तो इनकी प्राइस कब बढ़ेगी? जब डिमांड बढ़ेगी इनकी। और डिमांड कब बढ़ेगी? जब मार्केट में इंटरेस्ट रेट फॉल कर जाएगा, तो इन्वेस्टर को तो यही नज़र आएगा ना फ्रूटफुल। एन इंक्रीज इन द लिक्विडिटी प्रेफरेंस, इंक्रीज इन द लिक्विडिटी प्रेफरेंस का मतलब है मनी डिमांड को आप प्रेफर करें, आप सिक्योरिटीज़ ले ही नहीं रहे तो इनकी तो प्राइसेस फॉल करेंगी। एन इंक्रीज इन द इशू ऑफ फिक्स इंटरेस्ट सिक्योरिटीज, एन इंक्रीज इन द इशू ऑफ फिक्स इंटरेस्ट सिक्योरिटीज विल लीड टू डिक्रीज देयर प्राइसेस, ठीक है जी। तो दिस इज़ अबाउट दिस। ओके, ये एक स्टैंडर्ड पेपर है, तो इसको आपने ज़रूर करना है, लेकिन इसके अंदर ज़रा MCQ स्टैंडर्ड के बने हुए हैं कुछ। ओके, व्हाट रिजल्ट्स फ्रॉम एन इंक्रीज इन द इंटरेस्ट रेट। ओके, इंटरेस्ट रेट इंक्रीज हुआ तो उससे क्या होगा? एन इंक्रीज इन द डिज़ायर फॉर होल्डिंग मनी, डिज़ायर तो ख़त्म हो जाएगी, बैंक में पैसे रखेंगे आप, इंटरेस्ट रेट बढ़ गया। एन इंक्रीज इन द प्राइस ऑफ इक्विटीज़, इक्विटीज़ का ताल्लुक इसके साथ है तो नहीं। अ डिक्रीज इन द प्राइस ऑफ गवर्नमेंट बॉन्ड्स, अ रिडक्शन, अ डिक्रीज इन द प्राइस ऑफ गवर्नमेंट बॉन्ड। भाई, इंक्रीज इन द इंटरेस्ट रेट विल लीड टू इंक्रीज द डिमांड फॉर बॉन्ड्स, ठीक है, तो ये डिक्रीज कहाँ से? प्राइसेस हो गई, ठीक है, तो ये छोड़ दें इसको। अ रिडक्शन इन द वेलोसिटी ऑफ सर्कुलेशन ऑफ मनी, दिस इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग आंसर, ठीक है, कि आपने आंसर को शॉर्ट आपको नज़र आ रहा है कि आपके इंक्रीज इन द इंटरेस्ट रेट, आपने क्या करना है, पैसे बैंक में चले गए तो वो क्या हुआ? फ्लो से आउट हो गए ना, जब फ्लो से आउट हो गए तो वेलोसिटी ऑफ सर्कुलेशन ऑफ मनी रिड्यूस हो गई, तो दिस वुड बी द आंसर। ऑल एल्स रिमेन्स अनचेंज, विच ऑफ द फॉलोइंग वुड कॉज अ डिक्रीज इन द क्वांटिटी ऑफ मनी डिमांडेड। ओके, आपकी लिक्विडिटी प्रेफरेंस फॉल कर गई है, ठीक है, ये ध्यान में रखना है कि मनी डिमांड या लिक्विडिटी प्रेफरेंस एक ही चीज़ होती है। लिक्विडिटी प्रेफरेंस कर्व, मनी डिमांड कर्व एक ही बात है। सो डिक्रीज इन द क्वांटिटी मनी डिमांड, अ फॉल इन द कंट्री, अ फॉल इन इकोनॉमिक एक्टिविटी। ओके, डिस्कस करते हैं इसको, ए को पहले मैं बाकी डिस्कस कर लूँ। ऑल एल्स रिमेनिंग अनचेंज, विच ऑफ द, अच्छा मनी डिमांड कब कम होगी? अ फॉल इन द इंटरेस्ट रेट, अ फॉल इन द इंटरेस्ट रेट विल लीड टू इंक्रीज द मनी डिमांड। क्यों? आप बैंक में पैसे नहीं रख रहे, यू आर कीपिंग विद योर सेल्फ। एन इंक्रीज इन द प्राइस लेवल, यू विल कीप मोर मनी विद यू टू परचेज द एक्सपेंसिव गुड्स। आटा महंगा, चीनी महंगी, घी महंगा, सब कुछ महंगा, तो यू विल कीप मोर मनी इन हैंड। ट्रांजैक्शन पर्पज़ ही ले लें, मकसद तो ये है कि प्राइस के इंक्रीज होने से यू विल कीप मोर कैश इन योर वॉलेट। एन इंक्रीज इन द प्रोपोर्शन ऑफ वर्कर्स पेड, अच्छा आप ये नहीं समझिएगा कि अच्छा जी पैसे तो बचेंगे ही नहीं, प्राइसेस बढ़ गई हैं इसलिए पैसे कम होंगे। ये बहुत सारे स्टूडेंट्स का नहीं है, ये कन्फ्यूजन होती है कि प्राइसेस के बढ़ने से मनी डिमांड कम होती है। भाई, हमने पैसे रखने होते हैं टू परचेज गुड्स एंड सर्विसेज, उसे कहते हैं ट्रांजैक्शन डिमांड फॉर मनी। प्रिकॉशनरी डिमांड फॉर मनी स्टूडेंट रखते हैं अपने पास, बाइक पंक्चर हो जाए, गाड़ी पंक्चर हो जाए। अब अगर पंक्चर का रेट बढ़ गया है, अगर गाड़ी के पंक्चर का रेट बढ़ गया है, अगर कोई भी मिसहैप होता है, मनी प्रिकॉशनरी डिमांड भी हम अपने पास ज़्यादा रखेंगे क्योंकि महंगाई हो गई है। ओके, एन इंक्रीज इन द प्रोपोर्शन ऑफ वर्कर्स पेड मंथली रादर देन वीकली। अच्छा, वेलोसिटी ऑफ मनी, सॉरी, मनी डिमांड जो है वो डिपेंड करता है पेइंग पीरियड के ऊपर भी, ठीक है, तो ये पेइंग पीरियड आपके पास जो है वो अगर लॉन्ग हो जाएगा, यू विल कीप मोर कैश विद यू, मंथ पूरा वेट करना है, यू विल कीप मोर, मनी डिमांड आपकी इंक्रीज होगी। और अगर वीकली हो जाएगी तो मनी डिमांड कम हो जाएगी, यू विल कीप लेस कैश, यू नो क्या, ओके, वीक के बाद तो फिर पैसे आ ही जाने हैं। सो ये बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है, H.T. फ्रोइन के अंदर जो है ना, क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी में डिस्कस हुआ है। सो बात ये है कि यू विल कीप लेस कैश इन योर हैंड
जब आपके पास इकोनॉमिक एक्टिविटी कम होगी। फॉल इन द इकोनॉमिक एक्टिविटी विल लीड टू डिक्रीज द डिमांड फॉर मनी। वो कैसे, मैं आपको थोड़ा सा याद कराता हूँ। MD=KPY, ठीक है जी। तो PY वाट GDP थी, GDP कम हो जाएगी तो ओवरऑल आपकी मनी डिमांड की वैल्यू डाउन हो जाएगी। ये एक जस्ट रफली सा एक मेरे जहन में आइडिया है तो मैं आपको बता रहा हूँ। तो इकोनॉमिक एक्टिविटी फॉल होगी, आपके पास पैसे ही नहीं होंगे आपके पास। एक ये भी एक बात है कि यू विल कीप लेस कैश विद यू। ओके, नेक्स्ट इज व्हाट, अकॉर्डिंग टू केन्जियन थ्योरी व्हाट विल कॉज द रेट ऑफ इंटरेस्ट टू राइज। दिस इज योर केन्जियन थ्योरी, लिक्विडिटी प्रेफरेंस थ्योरी थी ना, मनी सप्लाई मनी डिमांड, जिसे आप लिक्विडिटी प्रेफरेंस कर्व भी कहते हैं, लिक्विडिटी प्रेफरेंस कर्व LPC। ओके, दिस इज योर इंटरेस्ट रेट। अब यहाँ पे इंटरेस्ट रेट फॉल हो सकता है या मनी सप्लाई के बढ़ने से या मनी डिमांड के कम होने से फॉल। और इसने राइज पूछा है तो मनी डिमांड राइज हो जाए, कीप मोर कैश विद यू एंड इंक्रीज इन द लिक्विडिटी प्रेफरेंस। ठीक है जी, तो अगर आपकी मनी डिमांड बढ़ जाए, लिक्विडिटी प्रेफरेंस बढ़ जाए तो ये काम हो जाएगा। ओके, व्हाट विल एन इन्फ्लेशनरी प्रोसेस बी ब्रॉड टू अ हाल्ट ऑफ मनी सप्लाई इन इज हेल्ड कांस्टेंट। अच्छा, क्वेश्चन क्या कहता है, व्हाई विल एन इन्फ्लेशनरी प्रोसेस बी ब्रॉड टू हॉल्ट। कहता है कि मनी सप्लाई के कांस्टेंट करने से वो जो इन्फ्लेशन का प्रोसेस है वो हॉल्ट कैसे हो जाता है, इन्फ्लेशन कंट्रोल कैसे हो जाता है। ओके, कंजम्पशन विल डिक्रीज एज मनी इनकम डिक्लाइन, डबल द मनी सप्लाई डबल विल द प्राइसेस। ओके, प्राइसेस डबल, वर्कर्स कहेगा मेरी वेज बढ़ाओ, तो सारा कुछ मनी टर्म्स में हो रहा होता है, नॉमिनल टर्म में हो रहा होता है। तो ये बात भी ठीक है कुछ हद तक, इसको ज़रा स्टार लगा देते हैं, आगे चलते हैं। गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर विल, अच्छा माशाल्लाह इस बंदे ने भी ना सही काम किया है, बहुत सारी ऑप्शंस दिखाने के लिए, A B सेम, C B सेम, D B सेम, ये सब एक ही हैं। ठीक है, टाइपिंग में मिस्टेक है, बेचारे के पास ऑप्शन थी नहीं, थक गया था शायद। तो ये ऑप्शन जो है ना ये सारी की सारी सेम है। तो क्या कहता है, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर विल हैव टू बी रिड्यूस्ड एज गवर्नमेंट रेवेन्यू डिक्लाइन, मनी सप्लाई के कम होने से गवर्नमेंट के रेवेन्यू डिक्लाइन कर जाएंगे। अच्छा जी, तो ये तीनों बातें से हमें आगे चलते हैं। द स्टिमुलेट टू इन्वेस्टमेंट डिक्लाइन एज अ रियल बर्डन ऑफ द कंपनी डेट राइजेस। अब यहाँ पर ये बात भी इम्पॉर्टेंट है, एक मिनट। तो अब ये है कि ये है थोड़ा सा कंफ्यूजिंग MCQ कि हमें उसने क्वेश्चन ये दिया है कि मनी सप्लाई को कांस्टेंट करने से इन्फ्लेशन का जो प्रोसेस है वो हॉल्ट कैसे हो जाता है। हॉल्ट मीन्स स्टॉप हो गया। अब कंजम्पशन विल डिक्रीज एज मनी इनकम डिक्लाइन, मनी सप्लाई कम तो नहीं हुई, ठीक है, मनी सप्लाई कम नहीं हुई, इस कांस्टेंट हो गई है। ओके, एक इधर आते हैं, द स्टिमुलस टू इन्वेस्ट विल डिक्लाइन एज रियल बर्डन ऑफ कंपनी डेट विल राइज। अच्छा, होता ये था कि पहले जब मनी सप्लाई बढ़ती थी तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कम हो जाता था, तो बोरो करने से डेटर को गेन होता था, क्रेडिटर को लॉस होता था। ये उस सेंस में इसने ये क्वेश्चन किया, एज अ रियल बर्डन ऑफ द कंपनी विल। अब राइज तो उस सूरत में हम कहें ना कि जब मनी सप्लाई कम हो गई हो और इंटरेस्ट रेट बढ़ जाए। अगर इसका क्वेश्चन होता ना कि मनी सप्लाई कम हो गई है, फिर ये शॉर्ट आंसर था, फिर ये भी शॉर्ट आंसर था, ठीक है। लेकिन ये और ये दोनों में मनी सप्लाई हमें कहीं कम होती नज़र नहीं आ रही। MCQ बनाने वाला बस माशाल्लाह। तो अब एक चीज़ हो सकती है कि ठीक है जी, मनी सप्लाई जब आपकी कांस्टेंट हो गई है, ठीक है, तो अब वो इंक्रीज़ नहीं हो रही है, तो देयर इज़ अ चांस कि गवर्नमेंट को जो रेवेन्यू मिलता है वो अब नहीं मिलेगा, नॉमिनल टर्म में ही सही। जाहिर सी बात है, जब सर्कुलेशन ज़्यादा होती थी तो कंपनीज़ की तरफ से, यानी कि कंज्यूमर जो है वो इनडायरेक्ट टैक्स जो पे करता है वो अब गवर्नमेंट के पास कम जाएगा। स्टिल आई एम नॉट स्ट्रांगली रिकमेंड दिस। ये जो तीनों ऑप्शन हैं तो ये सेम, लेकिन ये दोनों भी ऑप्शन नहीं बन सकते, ठीक है। तो मैं इस सेंस में कह रहा हूँ कि गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर विल हैव टू बी डिक्लाइन, क्योंकि इससे क्या होगा कि चलें जी एग्रीगेट डिमांड कंट्रोल हो जाएगी, उससे भी इन्फ्लेशनरी प्रोसेस जो है वो रुक जाएगा।
क्योंकि यूजली होता ये है कि डेवलपिंग कंट्रीज़ के अंदर प्रिंटिंग मोर मनी इज़ द डोमिनेंट सोर्स ऑफ फाइनेंस फॉर द गवर्नमेंट। तो उससे क्या होता है कि ये बेसिकली बाय करते हैं जो भी आपकी गवर्नमेंट जो भी गवर्नमेंट प्रोजेक्ट लेके आना चाहती है या जो भी अपने एक्सपेंडिचर को मीट करना चाहती है, तो अल्टीमेटली गवर्नमेंट को उसी से रेवेन्यू भी जनरेट हो रहा होता है। सो ये इसलिए ऑप्शन आपके पास बी या सी या डी में से आप जो मर्ज़ी चूज़ कर लें, एक ही है। नेक्स्ट इज़ व्हाट विल रिजल्ट इन एन इंक्रीज इन द ट्रांजेक्शन डिमांड फॉर मनी। मनी ट्रांजेक्शन डिमांड बेसिकली डिपेंड करती है इनकम के ऊपर। तो देखते हैं इंक्रीज इन इंटरेस्ट रेट एंड इंक्रीज इन द प्रोपोर्शन ऑफ वर्कर्स पेड मंथली रादर देन वीकली। ओके, एन इंक्रीज इन द प्रोपोर्शन ऑफ वर्कर्स पेड मंथली रादर देन वीकली। अभी बताया था मैंने आपको कि अगर मंथली मिलेगा तो यू विल कीप मोर कैश विद यू। अ रिडक्शन इन द लेवल ऑफ रिडक्शन इन द नो। देखा वो वाली बात जो स्टूडेंट मैं अभी पीछे बता के भी आया था कि प्राइस लेवल से, जब प्राइस लेवल आपका कम होगा आपकी मनी डिमांड कम हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर आपके पास आंसर यही बी बनता है कि एन इंक्रीज इन द प्रोपोर्शन ऑफ वर्कर्स पेड मंथली रादर देन वीकली। आगे चलते हैं। व्हाट इज क्राउडिंग आउट? क्राउडिंग आउट क्या होता है जी? याद तो होगा आपको थोड़ा थोड़ा सा। ओके व्हाट इज़ क्राउडिंग आउट? क्राउडिंग आउट का मतलब होता था कि गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर के इंक्रीज़ होने से इंटरेस्ट रेट बढ़ गया और उसकी वजह से जो आपकी प्राइवेट इन्वेस्टमेंट फॉल हो गई, और इस प्राइवेट इन्वेस्टमेंट के फॉल होने से जितनी आपकी जीडीपी फॉल करती है, क्राउड आउट हो गई। तो ये बेसिकली लिंक बनता था यूँ, लेकिन वाया बनता है इंटरेस्ट रेट के इंक्रीज़ होने से। ओके दिस इज़ बेसिकली इंक्रीज इन गवर्नमेंट स्पेंडिंग through borrowing from the bank which will lead to increase the interest rate. Private investor will not borrow, वो कहेगा भाई ये तो लॉस है, और उसके बाद कॉस्ट ऑफ बोरोइंग इंक्रीज हो गई है, तो जितना प्राइवेट इन्वेस्टमेंट फॉल करने की वजह से जो जीडीपी में फॉल आएगा दैट इज़ क्राउडिंग आउट। अभी देखते हैं गवर्नमेंट बजट डेफिसिट। ठीक है, इसी की वजह से तो हम बोरो करेंगे। लोअर इंटरेस्ट रेट, लोअर नहीं होता जी, एंड इंक्रीज इन द मार्जिन ओ अ गवर्नमेंट बजट डेफिसिट दैट रेट इंटरेस्ट रेट कॉजेज इन्वेस्टमेंट स्पेंडिंग टू फॉल। गवर्नमेंट बजट डेफिसिट रेजेज अमेरिकन एक्सपोर्ट और लोच। ये है जी आपके पास आंसर। पहले मैं आपको बता चुका था स्टोरी पूरी, तो बात यही थी। ड्यूरिंग द लिक्विडिटी ट्रैप द एलएम कर्व इज हॉरिजेंटल। ये पहले भी एमसीक्यू आ चुका है। परफेक्टली इलास्टिक कहते हैं इसे। एन unanticipated increase in money supply is neutral during an unanticipated increase in money supply is neutral। अच्छा, होता ये कि अनएंटिसिपेटेड जब मनी सप्लाई में इजाफा होता है तो उसके जो इम्पैक्ट होता है शॉर्ट रन में इम्पैक्ट होता है, तभी तो फिलिप्स कर्व बनती है। तो दैट्स शॉर्ट रन के अनएंटिसिपेटेड इंक्रीज इन मनी सप्लाई इज न्यूट्रल ड्यूरिंग, इज़ नॉट न्यूट्रल ड्यूरिंग शॉर्ट रन। लेकिन फिर न्यूट्रल कब होगा? मीडियम पीरियड के अंदर ही आपके पास ये एक किस्म का, वैसे मीडियम की बात तो होती नहीं है। अब अगर मॉनेटरिस्ट की बात करें फ्रीडमैन की, तो वो कहता है कि जी लॉन्ग रन के अंदर कोई इम्पैक्ट नहीं होगा मनी सप्लाई का, लेकिन शॉर्ट रन और मीडियम टर्म दोनों में जो है इम्पैक्ट आपका है इकोनॉमी के ऊपर। सो आई विल गो विद दिस, यू कैन चेक इट फ्रॉम चैप्टर नंबर 9। जैसे उसकी 4 प्रोपोजिशन दी हुई होंगी रिचर्ड टी फ्रोइन की बुक के अंदर अबाउट व्हाट। ओ नीचे चला गया था मैं, सॉरी। तो बात ये थी, एन एंटिसिपेटेड इंक्रीज इन मनी सप्लाई इज न्यूट्रल ड्यूरिंग लॉन्ग रन होता है। तो ना तो शॉर्ट रन है ना मीडियम टर्म है, बोथ ए एंड बी, ये भी नहीं हो सकता। तो नन ऑफ दीज है, लॉन्ग रन में न्यूट्रल होता है। अ राइज इन द जनरल प्राइस लेवल शिफ्ट द एलएम कर्व टू, ये मैंने अभी लेटेस्ट अपलोड की थी वीडियो एग्रीगेट डिमांड की, तो उसके अंदर आपने देखा होगा दिस इज़ योर एलएम, दिस इज़ योर आईएस। प्राइस लेवल के इंक्रीज़ होने से आपके रियल मनी बैलेंसेस फॉल करते हैं और एलएम कर्व बैकवर्ड शिफ्ट होता है अप टू द लेफ्ट। तो ये आपके पास है अप टू द लेफ्ट। आगे चलते हैं।
एन एग्जाम्पल ऑफ कैपिटल हो गया, नहीं इस तरह से चलते हैं। न्यू क्लासिकल ग्रोथ मॉडल से ये सोलो ग्रोथ मॉडल की बात कर रहा है, ठीक है। इसको आपने ज़रूर देखना है एक नज़र। इसके बारे में मैंने वैसे वीडियो आपके साथ शेयर की हुई है, और बेसिक सी बातें, स्टडी स्टेट, गोल्डन रूल, ठीक है जी। तो स्टडी स्टेट क्या होता था, वेयर ब्रेक इवन इन्वेस्टमेंट इज इक्वल टू सेविंग रेट, ठीक है जी। और ये आपका स्टडी स्टेट कब इंक्रीज़ होता है, जब आपका सेविंग इंक्रीज़ होती है, ठीक है जी। आपको इसमें अज्यूम किया गया सेविंग इज इक्वल टू इन्वेस्टमेंट, तो ये आपका इन्वेस्टमेंट कर भी है, सेविंग कर भी है। दिस इज योर स्टडी स्टेट वेयर ब्रेक इवन इन्वेस्टमेंट इज इक्वल टू सेविंग रेट। तो दिस इज के स्टडी स्टेट हो गया। अच्छा आगे चलते हैं। पुअर कंट्री शुड कैच अप द रिच कंट्री, इस तरह की कुछ बात तो नहीं हुई न्यू क्लासिकल मॉडल के अंदर। हायर सेविंग कैन नॉट रेज द कंट्री स्टडी स्टेट, ऐसा तो नहीं है। स्टडी स्टेट तो इंक्रीज होता है, लेकिन गोल्डन रूल लेवल ऑफ कैपिटल स्टॉक की ये बात है कि अच्छा जी ज़्यादा सेविंग नहीं होनी चाहिए, ऑप्टिमम सेविंग होनी चाहिए, कंजम्पशन इंपॉर्टेंस होनी चाहिए, वो गोल्डन रूल है। स्टडी स्टेट इंक्रीज होता है, दैट इज़ योर स्टडी स्टेट, दैट इज़ योर स्टडी स्टेट, दैट इज़ योर स्टडी। आगे चलते हैं। द स्टडी स्टेट ग्रोथ रेट ऑफ द रियल आउटपुट डिपेंड्स ऑन द सम ऑफ द एक्सोजिनस ग्रोथ रेट्स पॉपुलेशन। तो ये बात बिल्कुल ठीक है कि आपके पास एक्सोजिनस भी फैक्टर्स होते हैं, कौन से, पॉपुलेशन फैक्टर और टेक्नोलॉजिकल फैक्टर। तो ये मैनकेव की बुक के अंदर सोलो ग्रोथ मॉडल दिया हुआ है, और उसके अंदर आपके पास 3 वेरिएबल दिए हैं जो कि ग्रोथ के लिए बड़े इंपॉर्टेंट है। एक लेबर, ये आपके पास हो गया बिल्कुल, ये पॉपुलेशन में चेंज आ गई, कैपिटल पर वर्कर, पॉपुलेशन हो गया, और टेक्नोलॉजी हो गई, ये 3। तो स्टार्ट में स्टैटिक मॉडल रखा है, पॉपुलेशन और टेक्नोलॉजी को कांस्टेंट रखा है, और कैपिटल पर वर्कर को चेंज किया उसने। खैर एनी हाउ दिस इज अबाउट व्हाट we've discussed. Okay, the C is the option, not D. Which of the following will happen if there is an increase in the long term economic growth? अगर इकोनॉमिक ग्रोथ हो जाए तो क्या होगा, आपका प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व विल शिफ्ट अपवर्ड। तो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी शिफ्ट इनवर्ड, ना आउटवर्ड, yes it will shift outward. अच्छा जी, पार्ट 3 बनाना पड़ेगा, एमसीक्यूज काफ़ी ज़्यादा हैं, टाइम बहुत ओवर हो गया है वीडियो का। विच ऑफ द फॉलोइंग इज जनरली रिगार्डेड एज ट्रू इंडेक्स ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ। ट्रू इंडेक्स, अब ट्रू ज़रूरी तो नहीं है ट्रू इंडेक्स, हर किसी ने अपना ट्रू बनाया हुआ, किसी ने, कोई कहता है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स इज ट्रू, ठीक है। तो ये कहना चाहिए था कि विच वन इज़ अ बेटर मेजर ऑफ इकोनॉमिक या इंडेक्स ऑफ बेटर, तो वो होना चाहिए एन इंक्रीज इन द नेशनल इनकम एट कॉन्स्टेंट प्राइस ड्यूरिंग अ ईयर, इंक्रीज इन नेशनल इनकम एट कॉन्स्टेंट प्राइस। अ सस्टेन इंक्रीज इन द, दिस इज योर आंसर, सस्टेन भी हो, सस्टेनेबिलिटी प्लस आपका रियल पर कैपिटा इनकम इज अ गुड मेजर, ठीक है। एन इंक्रीज इन नेशनल इनकम, करंट प्राइसेस नो, नॉमिनल है। एन इंक्रीज इन नेशनल इनकम अलॉन्ग विद द कॉरस्पॉन्डिंग इंक्रीज पॉपुलेशन नो, दिस इज कंसिडर एज गुड। Okay, the concept of economic growth is not broader than economic development, क्योंकि economic development में दोनों चीज़ें आ जाती हैं। economic development includes what, economic growth प्लस द स्ट्रक्चरल चेंजेस, ठीक है जी। तो ये आपके पास आता है आइडेंटिकल विद कॉन्सेप्ट ऑफ इकोनॉमिक, नो, नैरोअर देन, यस नैरोअर देन द इकोनॉमिक डेवलपमेंट का कॉन्सेप्ट। इसलिए मैंने बताया ना कि इकोनॉमिक ग्रोथ इज अ पार्ट ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट। तो आप, तो ये दो कंपोनेंट्स होते हैं इकोनॉमिक डेवलपमेंट के। सो दिस इज योर आंसर। Okay, we take 2 more MCQs. If injections are less than withdrawal, injections are less than, यानी कि aggregate demand is less than aggregate supply, what will happen? This is the situation. This represent your national income equilibrium. This is your full employment. So this is what we can say deflationary gap. Okay, according to monetarist, the measured unemployment rate can go below the natural rate. For example, this is your Phillips curve, this is your natural rate of unemployment. तो monetarist कहते थे कि your unemployment rate can decrease in short run बिलो योर नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। यानी अब ये 6% है नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, तो आप 4% पे भी जा सकते हैं, लेकिन इन द शॉर्ट रन, लॉन्ग रन में यू विल मूव बैक, एंड ये वाला काम होगा A to B एंड C लॉन्ग रन में आ जाएंगे, यू विल सो बी रिड्यूस्ड बिलो द नेचुरल ओनली इन द शॉर्ट रन बट नॉट विदाउट इन्फ्लेशन। बट नॉट विदाउट इन्फ्लेशन इसका मतलब जो है आपको इन्फ्लेशन फेस करना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल दिस, सो A इज़ द डेफिनेशन, ये बेसिक क्रक्स है अबाउट फिलिप्स कर्व।
या theory of employment by the Friedman, natural rate theory. Thank you very much. I'll shortly be back with part 3 of this model paper. Stay tuned with me, like it, subscribe the channel if you have not subscribed yet, share it with your friends, and remember me in your prayers. Thank you very much.